नमस्कार दोस्तों, लीसियम ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे मैं सौरभ कुमार पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम राजनीति विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, समाजवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, किसका कथन है? तो समाजवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, यह कथन है लेनिन का। और लेनिन ने यह कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है और इसके बाद धीरे धीरे पूंजीवाद अपने विनाश की ओर अग्रसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? तो प्लेटो ने यह कहा था कि न्याय आत्मा का सद्गुण है। उसके अनुसार जब समाज के प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्यों को करेंगे वही वास्तव में न्याय होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रजातंत्र किसका शासन है? तो अगर हम याद करने का प्रयास करेंगे अब्राहम लिंकन के परिभाषा का, तो वो कहते हैं प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो इस प्रकार प्रजातंत्र जनता का शासन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फांसीवाद का उदय हुआ। तो दोस्तों, फांसीवाद का उदय इटली में हुआ था और मुसोलिनी उसका संस्थापक था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता था। तो अभी जैसे हमने कहा कि फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता मुसोलिनी था। अगले प्रश्न में चलते हैं। फांसीवाद अधिक महत्व देता है। तो दोस्तों, हमको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि होती है तो इटली को बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से संधि करने को विवश किया जाता है और उसी के फलस्वरूप राष्ट्रवाद के फलस्वरूप फांसीवाद जन्म लेता है। इसीलिए फांसीवाद राष्ट्र को अधिक महत्व देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हीगल आदर्शवादी विचारक है और हीगल राज्य को सर्वाधिकारवादी बनाना चाहता है। वो कहता है कि राज्य पृथ्वी पर भगवान का अवतरण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक हैं और हम लोग जानते हैं कि जॉन लॉक एक संविदावादी विचारक हैं। अगला प्रश्न, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि आदर्शवाद का जनक प्लेटो को माना जाता है और प्लेटो की जो पुस्तक थी द रिपब्लिक, वो राजनीति विज्ञान की सबसे बेहतरीन पुस्तक मानी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए थियरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? तो ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की रचना है। जॉन रॉल्स ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न, संपत्ति का ट्रस्टीशिप सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो संपत्ति का ट्रस्टीशिप सिद्धांत महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति का केवल न्यासधारी है, न कि उसका स्वामी है। वह संपत्ति को सुरक्षित रखता है, संरक्षित रखता है तथा आने वाले लोगों को उसका हस्तांतरण करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी जे.एस. मिल को कहा जाता है, क्योंकि जे.एस. मिल ने सबको मताधिकार देने की बात तो कही, यहाँ तक कि उन्होंने महिला मताधिकार की भी बात कही, किंतु उन्होंने बहुल मतदान की भी बात की और उन्होंने कहा वह लोग जो ज़्यादा शिक्षित हैं और जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है उनको एक से ज़्यादा मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यानी उनके मत का जो मूल्य है वो एक से ज़्यादा होगा और उन्होंने अधिकतम 5 मत देने तक की सिफारिश की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग, किसने कहा है? तो शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग, यह रॉबर्ट बायस्टेड का कथन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समाजवाद का मूल तत्व है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि समाजवाद का मूल तत्व समानता है और समाजवाद यह चाहता है कि सभी लोगों को समान बनाया जाए और सबको समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। निम्नलिखित में से
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कल्पनालोकी समाजवादी नहीं है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपने से पूर्व सभी समाजवादी विचारकों को कल्पनालोकीय विचारक कहा था, जिसमें सेंट साइमन, प्रूदो और चार्ल्स फूरियर थे। इसके अलावा माइकल ओवन को भी उन्होंने कल्पनावादी समाजवादी कहा था, और इसमें सही उत्तर है मार्क्स, यानी हम डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं हो सकता? तो आदर्शवाद और उदारवाद मेल नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों विचारधाराएं आपस में विरोधी हैं। अगला प्रश्न, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता किसकी रचना है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता रूसो का रचना है, और रूसो एक संविदावादी विचारक है। हाफ्स, लाक और रूसो ये तीनों संविदावादी विचारक हैं, जिनके अनुसार इस राज्य का जन्म एक सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अराजकतावाद के जन्मदाता माने जाते हैं? तो दोस्तों अराजकतावाद के जन्मदाता प्रूदो माने जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन संबंधित है? तो राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह अराजकतावादियों का कथन है, क्योंकि अराजकतावादी चाहते हैं कि राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नस्लीय श्रेष्ठता की अवधारणा संबंधित है? तो नस्लीय श्रेष्ठता की अवधारणा नाजीवाद से संबंधित है, क्योंकि नाजीवाद यह कहता था कि जो जर्मन लोग हैं वो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ जाति हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, शासन पर 2 निबंध के लेखक कौन हैं? तो शासन पर 2 निबंध के लेखक जॉन लॉक हैं। 22वां प्रश्न, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। अगला प्रश्न, संपत्ति क्या है किसकी रचना है? तो संपत्ति क्या है प्रूदो की रचना है, और प्रूदो ने 1840 में ये रचना की, जो कि फ्रांसीसी भाषा में यानी फ्रेंच भाषा में थी। अगला प्रश्न 24वां, मार्क्सवाद के अनुसार मार्क्सवाद ये कहता है कि राज्य शोषण का यंत्र है, और उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे जो इतिहास है उसको उन्होंने हमेशा 2 वर्गों में विभाजित किया, और उन्होंने कहा कि हमेशा एक वर्ग जो है शोषण करता है, जबकि दूसरा वर्ग शोषित होता है, और समाज यानी राज्य इसी के लिए बना है कि वह शोषित करने वाले वर्ग को संरक्षण प्रदान करे, यानी राज्य शोषण का यंत्र है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है? तो आधुनिकीकरण का लक्षण ईश्वरीय सत्ता नहीं है, बाकी सभी इसमें आधुनिकीकरण के लक्षण हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करें कहलाता है? तो जो राज्य अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करे वह लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। अस्तित्ववाद के जनक कौन थे? अस्तित्ववाद के जनक हम सभी जानते हैं कि जॉन पॉल सार्त्र अस्तित्ववाद के जनक थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था और हिटलर नाजीवाद का प्रमुख प्रवक्ता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस विचारक ने व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया? स्वयं से संबंधित और दूसरों से संबंधित। तो हम सभी जानते हैं कि J.S. मिल, जो कि जेम्स मिल का लड़का था और उपयोगितावादी बेंथम का शिष्य था, उसने व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया, पहला स्वयं से संबंधित और दूसरा दूसरों से संबंधित। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता का प्रकार नहीं है? तो उन्होंने औचित्यपूर्णता के 3 प्रकार दिए थे, जिसमें पहला परंपरागत औचित्यपूर्णता, दूसरा करिश्माई उपयोग औचित्यपूर्णता और तीसरा कानूनी औचित्यपूर्णता। तो इसमें से डी ऑप्शन यथार्थवादी औचित्यपूर्णता उन्होंने नहीं दिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। मीन काम्फ के लेखक कौन हैं? तो हम जानते हैं कि मीन काम्फ के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं, और एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा, ये मीन काम्फ जो है
एडॉल्फ हिटलर का आत्मकथा था, जिसको अगर नाम दिया जाए अपने भाषा में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। अगले प्रश्न पे आते हैं, पुलिस राज्य की अवधारणा का संबंध है। तो पुलिस राज्य का अवधारणा जो है ये व्यक्तिवादियों का है, और व्यक्तिवादी ये कहते हैं, उन्होंने लेसिस फेयर का सिद्धांत दिया। लेसिस फेयर का मतलब होता है हमें अकेला छोड़ दो और राज्य न्यूनतम काम करेगा और उसका काम केवल पुलिस का होगा, यानी वह पहरा देने का कार्य करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है? तो सैनिक सरकार सर्वसत्तात्मक है, अधिनायकवादी भी सर्वसत्तात्मक है, साम्यवादी सरकार भी सर्वसत्तात्मक है, संसदीय रूप की सरकार, और यही सरकार भारत में पाई जाती है, यह सर्वसत्तात्मक नहीं है बल्कि प्रजातांत्रिक सरकार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, केनेथ आर्गेन्स्की द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की निम्नलिखित आस्थाओं का आरोही क्रम है। तो उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था और एक प्रोसेस से सीरियल्स वाइज किया था उन्होंने। तो सबसे पहले उन्होंने आदिम राष्ट्रीय एकीकरण, उसके बाद दूसरे पे उन्होंने औद्योगिकरण, फिर राष्ट्रीय कल्याण और फिर प्रचुरता को रखा था, यानी सबसे पहले ए, फिर बी, फिर डी और फिर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसका कथन है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन कैटलिन का है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का प्रकार नहीं है? तो इसमें से बी आत्मविश्वास शक्ति का प्रकार नहीं है। द मैन ऑन इट्स हॉर्सबैक नाम की पुस्तक का लेखक कौन है? तो द मैन ऑन इट्स हॉर्सबैक नाम की पुस्तक का लेखक हरमन फाइनर है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। तो आधुनिक प्रजातंत्र पत्नी प्रजातंत्र की तरह जाना जाता है, और हम लोग यह जानते हैं कि हम लोग हर 5 सालों पर अपने सांसद अथवा विधायक का चयन करते हैं, या ग्राम प्रधान भी उसमें आ जाएंगे, उनका हम चयन करते हैं जो कि हमारे ऊपर शासन करते हैं। इसी तरह यह प्रतिनिधि प्रजातंत्र का स्वरूप है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन था? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता रूसो था, और रूसो ने एक जो प्रतिनिधि प्रजातंत्र है उसका मजाक उड़ाया था। उन्होंने ये कहा था कि जो इंग्लैंड वासी हैं वो 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, और वो भी तब स्वतंत्र होते हैं जबकि चुनाव चल रहे होते हैं, बाकी टाइम वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश किस देश की क्रांति द्वारा विश्व को दिया गया? तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हम सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति द्वारा दिया गया था, जो कि 14 जुलाई 1789 को हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? तो राष्ट्र सर्वोपरि है, यह राष्ट्रवाद विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राज्य के बाहर व्यक्ति या तो देवदूत है या एक जंगली पशु, किसने कहा है? तो अरस्तु का यह कथन है, और अरस्तु ने यह कहा था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और जो भी व्यक्ति समाज में नहीं रहता वो या तो देवदूत है या एक जंगली पशु है। तो उन्होंने राज्य और समाज में बहुत अंतर नहीं किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी अरस्तु सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है? तो मैकियावेली को अगर हम समझने का प्रयास करें तो मैकियावेली ने राजनीति और नैतिकता में एक अंतर पैदा कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो राजा है उसको किसी भी प्रकार से नैतिकता को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे तो यह देखना चाहिए कि राज्य का कल्याण किस तरह से होगा। बाकी नैतिकता गौण वस्तु है, और राजा अगर राज्य का कल्याण करता है तो चाहे वह जिस साधन को अपना के करो, सभी साधन पूजनीय माने जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है? तो पूंजीवाद, मार्क्सवाद ने ये कहा था कि पूंजीवाद वर्ग संघर्ष को जन्म देती है, और इसमें 2 जो वर्ग में समाज विभाजित हो जाता है, एक पूंजीपति और दूसरा जो होता है श्रमिक वर्ग होता है, और ये लोग उन पे काम करते हैं जिससे वर्ग संघर्ष को जन्म देता है वो।
अगला, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, किसका कथन है? तो ये कथन है ग्रीन का। ग्रीन ने कहा था राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जेरेमी बेंथम किस प्रकार के विचारक माने जाते हैं? तो जेरेमी बेंथम उपयोगितावादी विचारक माने जाते हैं। बेंथम उपयोगितावाद के जनक भी हैं और वे कहते थे कि जिस वस्तु की जितनी ज़्यादा उपयोगिता है वह वस्तु इतनी ही अच्छी है। हम किसी भी चीज़ का मानक वह अच्छा है कि बुरा, इसी प्रकार से यह अंदाज लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कितनी ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह किसका कथन है? तो अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह जे.एस. मिल का कथन है। और जे.एस. मिल ने व्यक्ति के कार्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया था। पहला है स्व-विषयक और दूसरा पर विषयक। उन्होंने कहा कि जो स्व-विषयक कार्य हैं यानी व्यक्ति के अपने संबंधित है, उसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए और पर विषयक कार्य में वांछित और युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये बुराइयों की जड़ है, इसलिए हमें हमारे राजनीति में कोई दल नहीं होना चाहिए और जो लोकतंत्र है वो दल विहीन होना चाहिए। और अपना अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अभी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल साइंस में। तो वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक एडम स्मिथ हैं और एडम स्मिथ एक व्यक्तिवादी हैं। वो कहते हैं लेसेस फेयर के सिद्धांत पे वो बल देते हैं और वेल्थ ऑफ नेशन उन्हीं की पुस्तक है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।